है ना। और आपने पढ़ा है कि तत्वों के जो परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इन सब बातों को आपने अध्ययन किया है पिछली कक्षा में। आप तत्व के बारे में जानते हैं कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर के बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं, है ना। और इन तत्वों को आवर्त सारणी में किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, इस बात का अध्ययन आपको इस चैप्टर में करना है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण स्वरूप कि ना कि किन्हीं भी वस्तुओं को, जैसे कि हम घर में भी कोई वस्तु है या कोई सामान है, हम उसको किस प्रकार से सजा करके रखते हैं अपने घर पे। जब हम देखते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी हैं जैसे कि कपड़ा है ना, तो कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े को अलग रखते हैं, हम बिछाते हैं जो बिस्तरों में वो कपड़े अलग रखते हैं, इस प्रकार से मैंने व्यवस्थित करके रखते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं दुकान जाते हैं तो दुकान में भी हम देखते हैं कि कई प्रकार से जो वस्तुएं हैं उनको दुकानदार बहुत ही आसानी से देता है हमको, क्योंकि वो क्या है, वस्तुओं को उस ढंग से सजा के रखता है ना, ताकि वो आसानी से दे सके, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो सकती है। तो हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं। तो उसी प्रकार से जो तत्व होते हैं इनको व्यवस्थित रूप देने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इसे एक टेबल में सजा करके रखा, जिसे कि हम आवर्त सारणी कहते हैं। आपको आवर्त सारणी दिखाई दे रहा होगा। इस आवर्त सारणी में जो है आप पहले भी इसे देख चुके हैं और यहाँ आपके स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है ना। और आप इसे और अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो अपने मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, मैंने आप उसे आड़ा कर लीजिए मोबाइल को, तब आपको क्लियरली दिखाई देगा स्क्रीन में जो आएंगे जो भी एक्सप्लेनेशन रहेगा उस आपको आसानी से अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आवर्त सारणी को की खोज हुई उस समय में कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान को दिया है। इस बात को आप इसको बहुत ही अच्छे से और अच्छे से समझने का प्रयास करिए इसके हिस्ट्री को, क्योंकि आवर्त सारणी के तत्वों की जब खोज हुई तो डाल्टन के परमाणु जो सिद्धांत है उसके पूर्व से ही इस बात को याद रखिए कि आवर्त सारणी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और कई सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपने योगदान को दिया, जिसमें विशेष तौर से हम कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, है ना। तो आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि एक सिंपल जो डेफिनेशन है कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्ती रासायनिक गुणों के आधार पर जो समायोजित की जाती है तत्वों को, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में मानक रूप में एक ग्रिड होती है जिसमें पंक्तियां होती हैं जिन्हें पीरियड्स या आवर्त कहते हैं, और कॉलम होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। देखिए आप ऊपर से ये जो ऐसे अगर बाएं से दाएं हम चल रहे हैं, देखिए ऐसे बाएं से 3, फिर 4, ये दिख रहा होगा आपको 5, 6, ये सब आवर्त है। ठीक है, अब ऊपर से आप देखिए ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, इस प्रकार थर्ड है, फोर्थ है, इस प्रकार ये ग्रुप्स कहलाती हैं। पहले आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो बाएं से दाएं अपन ऐसा चल रहे हैं ये आवर्त कहलाती है, और ऊपर से नीचे जो है ये ग्रुप्स कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आवर्त सारणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देखते हैं जॉन डॉब रीनर ने सबसे पहले 1829 में, जिनका हम देख रहे हैं हिस्ट्री, जन्म हुआ, है ना। ये जो थे इन्होंने सबसे पहले जो जो तत्व थे उनके गुणों के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी को बनाना शुरू किया था। तो ये डॉब रीनर का एक बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने आवर्त सारणी को किस आधार पे बनाया। तो हम देखते हैं कि इसमें कि ही ग्रुप्ड देम इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। उन्होंने 3 जो तत्वों को परमाणु भार के उनके वर्णन के आधार पे, परमाणु भार का जो उन्होंने कुछ तत्वों को अध्ययन करके उसके आधार पे आवर्त सारणी को दिया। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से आप आवर्त सारणी में देखिए, इधर देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये देखिए 3 तत्व यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। पहले वाले कॉलम में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब इसका इधर देखिए यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो डॉबरिनर ने क्या किया था कि जो 2 तत्व हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 तत्व हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें लिथियम, पहला लिथियम जो है ये, और पोटेशियम, ये दोनों के परमाणु भार का औसत जो होगा वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा, ये डॉबरिनर ने बताया था। तो ये एक्सप्लेनेशन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि डॉबरिनर ने ये बताया था कि दो तत्व हैं,
देखिए लिथियम और पोटेशियम, तो इसका जो जो तत्वों का भार है, परमाणु भार, उसका औसत वो जो है बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। तो ये डॉबरिनर ने बताया था और इस आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इस प्रकार देखिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी मैं आपको अभी दिखा रहा था यहाँ पर, ये देखिए व्हाइट वाला, इधर देखिए व्हाइट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिख रहा होगा, तो इसमें बीच वाला तत्व ब्रोमीन है। तो अब इसके लिए इन्होंने बताया कि क्लोरीन और आयोडीन ये दोनों के तत्वों के जो परमाणु भार है उनका औसत जो है, ये जो आया हुआ औसत है उसके लगभग, देखिए ब्रोमीन का उसके लगभग होता है, तो बीच वाले तत्व का। इस प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आप ये वाला लाइन देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में जो कैल्शियम और बेरियम है ना, ये जो कैल्शियम और बेरियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये दिखाई दे रहा होगा 20, 38 और 56 में। तो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम और बेरियम दोनों का जो परमाणु भार है उसका जो औसत है वो स्ट्रोंशियम के बराबर है। देखिए यहाँ पर ये दोनों का औसत जो है, ये देखिए यहाँ पर 88.5 है, लगभग 88, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रोंशियम। तो इस प्रकार से परमाणु भार के आधार पर उन्होंने ट्रायड्स बनाया। ट्रायड्स मैंने जो 3 तत्वों को लेकर के ट्रायड बना करके उन्होंने इस आवर्त सारणी की रचना की। उसके बाद हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, माने न्यूलैंड का अष्टक नियम। यहाँ पर हम देखते हैं डॉर्नियर के खोज के समय में न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था। इस अष्टक नियम को आपको देखना बहुत जरूरी है कि इसमें आवर्त सारणी में उन्होंने क्या चेंजेस लाया। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यूलैंड ने बताया कि जो कोई भी तत्व जो है सॉरी, कोई भी तत्व जो है वो अपने पहले तत्व के बाद जब अगर गिनते जाएंगे अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहाँ तक के देखिए 3 और 3 6 और एक 7 तत्व है। तो जो यहाँ 8वां तत्व जो है सोडियम, तो ये जो सोडियम 8वां तत्व है वो पहले तत्व मैंने जैसे लिथियम से जहाँ से गिनना शुरू किए उस तत्व से उसके प्रॉपर्टीज में या उसके गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में बताया कि किसी भी तत्व को जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गिनना, है ना, जैसे लिथियम से हम गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ, लिथियम से एक बार स्टार्ट करिए आप गिनना, तो आप देखेंगे लिथियम 1 या 2 3 4 5 6 और 7, फ्लोरीन 7 नंबर पे यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद 8वें नंबर पे सोडियम। तो ये जो सोडियम है ये लिथियम के साथ में गुणों में समानता रखता है। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। इसे हम और दूसरे प्रकार से समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम संगीत में देखते हैं सारे ग म प ध निशा, आप जानते हैं सारे ग म प ध नी, यहाँ तक आया। उसके बाद फिर हम पीछे चले जाते हैं, देखिए सा में। तो ये भारतीय संगीत का जो सुर है उसके आधार पे भी हम देख सकते हैं कि सारे ग म प ध नी, ये 7 हुआ। उसके बाद फिर पुनः हम कहाँ चले गए, सा, सारे ग म प ध नि शा, फिर। तो इस प्रकार से इस नियम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण नीचे दिया हुआ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए लिथियम, बेरिलियम, यहाँ से आप गिनते जाइए 7 तत्व, फिर 8वां जो तत्व फ्लोरीन है इससे समानता प्रदर्शित करेगा। फिर अगर फ्लोरीन से गिनते जाएंगे तो आप देखेंगे क्लोरीन आएगा, यहाँ पर क्लोरीन से समानता प्रदर्शित करेगा। तो लिथियम जो है सोडियम से, आप लिथियम से गिने यहाँ पर सोडियम आके यहाँ पर 8वें तत्व होगा, इसके गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है हम देखते हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में हम कई सारी विसंगतियां पाई गई और उनको उसे भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह केवल 56 तत्वों तक ही सीमित था, वह इसमें नए तत्वों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलते। मैंने उनकी खोज होने के बाद में कई सारे यहाँ पर उसके डिमेरिट्स या दोष हैं इसके न्यूलैंड के अष्टक नियम के, उसके बारे में हम देख रहे हैं। हम देख रहे थे कि पहले जो मैंने पूरे पावर सारणी में ये लागू नहीं हो सकता है कुल मिला के। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं है उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया है, जैसे आयरन के रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन और सल्फर से नहीं मिलते हैं, है ना, लेकिन उन्हें आवर्त सारणी में एक समूह में स्थान दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो नियम है अष्टक नियम का जो तत्वों का वर्गीकरण जो है ये सफल वर्गीकरण नहीं हो पाया। इसके बाद आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको जो कि जूलियस लोथर मेयर का ग्राफ। यहाँ पर हम देखते हैं जूलियस लोथर मेयर जो है वो जर्मन केमिस्ट हैं और वो जो है अपने जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाना शुरू किया था, तो उस समय मेंडलीफ और बुनसेन, रॉबर्ट बुनसेन, है ना, ये सब मिलकर के आवर्त सारणी बनाने का कार्य कर रहे थे।
तो इसलिए जूलियस लोथल मेयर जो है इनके ग्राफ को हम देखते हैं तो जो कि ये देखिए परमाणु आयतन और परमाणु भार दोनों के से मिलता जुलता एक ग्राफ देखिए। दोनों यहाँ पर देखिए परमाणु आयतन और परमाणु भार को लेकर के इन्होंने एक ग्राफ बनाया है, जिसमें इस ग्राफ को बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए कि इसके जो टॉप में देखिए कौन कौन से तत्व दिखाई दे रहे हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन या सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर रुबिडियम, है ना। ये ऊपर के जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, तो ये ग्राफ में लोथर मेयर ने बताया कि इसके जो टॉप में जो एलिमेंट्स हैं या जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता देखी गई, है ना। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके जो नीचे के तत्व देखिए जो इसके स्लोप में जो आ रहे हैं, ढाल में जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे लिथियम, फिर यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर देखिए स्कैंडियम। तो इस प्रकार से जो ढाल में दिखाई दे रहे हैं इन तत्वों के बीच में भी गुणों में समानता देखी गई। फिर नीचे के जो तत्व हैं जो एकदम डाउनवर्ड्स में हैं, देखिए जैसे कार्बन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एल्युमिनियम, सिलिका, यहाँ पर क्रोमियम, इस प्रकार से जो देखिए मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, ये जो नीचे नीचे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से लोथर मेयर ने बताया कि इस ग्राफ के आधार पे जो टॉप में दिख रहे हैं उनके गुणों में समानता, जो बीच बीच में है उनके गुणों में समानता, और वे तत्व जो नीचे हैं उनके गुणों में भी समानता। तो इस प्रकार से इन्होंने लोथर मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, और इस वर्गीकरण के आधार पर ही मेंडलीफ ने इसी वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए फिर परमाणु भार के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। मेंडलीफ आवर्त सारणी की जो खोज है वो परमाणु भार के आधार पे, और उस आधार पर उन्होंने तत्वों के भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर वर्गीकरण किया। ये देखिए अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो कि परमाणु भार के तथ्यों पर आधारित है, और इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपर से मैं भी बता रहा था जो पहले कि ऊपर से हम नीचे की ओर आएंगे तो अब देखते हैं क्या कि उसे हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्ति में है मतलब हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहते हैं पीरियड्स के रूप में या आवर्त के रूप में जानते हैं। और मेंडलीफ ने हम देखते हैं कि 63 कार्ड लिए थे, 63, और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म को लिखा, है ना, जितने भी प्रॉपर्टीज को लिखा, उसके गुणों को लिखा, और उसके बाद फिर समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। मैंने पहले 63 कार्ड लिया, उसमें पूरे गुणों को लिखते गए वो, उसके बाद फिर देखे कि समान गुण किसके किसके हैं, उनको फिर उन्होंने व्यवस्थित किया पहले, और उसके बाद फिर देखा गया कि बाद में जब उसको व्यवस्थित किया गया तब पता चला कि वो उसके जो परमाणु भार है वो बढ़ते क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में जब वो गुणों के आधार पे पहले उन्होंने कार्ड्स को सजाया, बाद में देखा कि इनके तो परमाणु भार बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से उन्होंने आवर्त सारणी के वहां पर हमने देखा कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 8 यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा है ऊपर से, आप देखिए यहाँ पर समूह लिखा हुआ है 1 से लेकर 8 तक, और उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि इधर यहाँ पर 6 आवर्त दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जब हम देखते हैं तो ये आवर्त सारणी में कुछ स्थान ऐसे भी थे जहाँ पर देखिए एक खाली स्थानों को भी छोड़ा गया था, नीचे भी यहाँ पर छोड़ा गया है देखिए खाली स्थान। तो इस प्रकार के जो आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने बनाई थी। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कई जो उपलब्धि है उसको देखेंगे। पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धि है कि पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक। यदि आप नोट्स बना रहे हैं या कॉपी रखें, आप चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट लिख भी सकते हैं। तत्वों के अध्ययन में सहायक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसलिए वही एक वर्ग के तत्व जो है उनके गुणों में समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब हम देखते हैं तो उसके एक ही, जैसे एक तत्व है मान लीजिए, और वो तत्व जो है उसका गुण और अन्य उसके ग्रुप के, ये जो उसके ग्रुप के तत्वों से मिलता जुलता है, इससे हमें दूसरे तत्वों के भी गुणों की जानकारी आसानी से मिल सकती है। तो ये पहला जो है तत्वों के अध्ययन में सहायक। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, है ना। इस आवर्त सारणी उन्होंने कई ब्लॉक्स को खाली छोड़ दिया है ताकि भविष्य में कोई भी एलिमेंट्स या तत्व खोजा जाए, है ना, जबकि उनको एहसास हो गया था कि और भी तत्व खोजे जाएंगे, तब उन्हें हम वहां पर रख सकते हैं।
और इनका नामकरण उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम पर एका उपसर्ग लगाकर किया गया, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, है ना। तो ये जो है एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसा कहा गया था। नामकरण जब वो कर रहे थे तब उस समय में उस मैंने पहले आने वाले तत्व के नाम में उन्होंने वो उस समय में रखा गया था जब वो आवर्त सारणी बना रहे थे। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार की संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजी बेरिलियम जो है, जिसका कि परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कि लिथियम के बाद बेरिलियम है ना, 4 नंबर पे, तो त्रिसंयोजन ना मानकर द्विसंयोजन माना गया और इसका स्थान लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया। तो इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। फिर अक्रिय गैसों का स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको पता है कि उसमें कई सारे स्थानों को छोड़ा गया था। बाद में उनके समय में जब मेंडलीव आवर्त सारणी बना रहे थे तब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उसे अलग समूह बना करके उन्होंने उसे शून्य समूह के रूप में जो वैज्ञानिक रैमसे के द्वारा जोड़ा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि इसके जो सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। सबसे पहली बात कि जो हाइड्रोजन है ये चार धातुओं के आयनों की भांति ये हैलोजन की जो हैलोजन के जो एच माइनस आयन जो है वो भी बनाता है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन चार धातुओं के आयनों H प्लस आयन भी बनाएगा और हैलोजन के समान H माइनस आयन भी बनाता है। इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसे किस वर्ग में रखना उचित है, पहला। दूसरा यहाँ पर देखते हैं भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि संयोजकता के अनुसार जो है रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया है, जो मेंडलीव नियम के अनुसार नहीं है। तो जैसे कोबाल्ट को निकिल के पहले रखा गया है, जबकि कोबाल्ट का 58.9 परमाणु भार है और निकिल का 58.7। तो इस प्रकार से ये भी एक दोष या सीमा है उसकी, या बोलेंगे लिमिटेशंस है। फिर समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, ये भी एक दोष है। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु, है ना, समस्थानिक किन्हें कहते हैं हम इस बात को पहले समझें। समस्थानिक माने वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्थानिकों को रासायनिक गुणधर्म जिनके समान है किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। फिर एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। पहले उन्होंने देखा कि कई कुछ तत्व ऐसे थे जो परमाणु भार बढ़ते जा रहे थे, उनके आधार पर उन्होंने वर्णन किया। लेकिन आगे जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो ये दोष निकाला गया कि दो तत्वों के मध्य की कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, यह अनुमान लगाना कठिन हो गया। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करें तो बहुत ही कठिनाई होती है। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी जब आई, उसके बाद में काफ़ी समय के बाद में देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोस्ले के द्वारा, G.J. मोस्ले के द्वारा दिया गया, और ये 1914 में 1914 में स्पेक्ट्रा पर अध्ययन करने के द्वारा से एक्सरा स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रम के द्वारा अध्ययन करने पर परमाणु क्रमांक, इस आधार पर जो आवर्त सारणी को बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोस्ले ने की है, और इस बात को भी याद रखिए कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर को देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोस्ले की आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना, बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के। अब आधुनिक आवर्त सारणी देखिए परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी हम देखते हैं कि उसमें 8 समूह हैं। आप देखे होंगे आवर्त सारणी का मैंने पिक्चर शुरू में दिखाया था, 8 समूह हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि 18 समूह, ये देखिए 18 समूह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 आप गिनेंगे तो ये जाके 18 पे खत्म हो रहा है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का चित्र है। उसके बाद हम देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक में समूह को उप समूह में, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड बी, है ना, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसा बनाया गया उप समूह में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी उप समूह में विभाजित
नहीं किया गया है। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है नोबल गैस के मौजूद नहीं, उस समय आखिरी गैसों की खोज नहीं हुई थी, और उस समय में नोबल गैस जिन्हें कहते हैं, है ना, ये गैस जो है उस समय खोज नहीं हुई, तो इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में इसे हम नहीं देखते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसलिए इसके लिए एक अलग समूह जो कि शून्य समूह बनाया गया है, और नोबल गैसेस को वहां पर रखा गया है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आखिरी वाला जो कॉलम रहेगा उसको आप देखते हैं, वो सब नोबल गैसेस या आखिरी गैसेस कहलाती हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का आपको चित्र भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए आखिरी में 18वां जो नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो 18वां नंबर में यहाँ पर शून्य समूह के तत्वों को रखा गया है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में जुड़ा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये नहीं था, क्योंकि उस समय में खोज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हमारा तत्वों का आवर्ती जो चैप्टर है ना, यहाँ पर समाप्त होता है। आवर्ती वर्गीकरण का जो चैप्टर है, आपको यदि कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है, आप अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं, और आप बात भी कर सकते हैं कि क्लास आपको कैसे समझ में आई नहीं आई, वो भी बता सकते हैं। आपको समझने के लिए और भी कोई कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। आपके पास